पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के आब पारा बाजार मोहल्ले के बीचों बीच एक लाल दीवारों वाली मस्जिद है। इस मस्जिद को कहते हैं लाल मस्जिद। 5 मई को जब इस मस्जिद से एक वीडियो सामने आया तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को सांप सूंघ गया। उनकी राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच मौजूद एक धार्मिक केंद्र में उनकी सत्ता की लानत मलानत हो रही थी। नमाज पढ़ने जुटे लोग कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ जंग में उतरा तो वो अपने ही मुल्क के साथ खड़े नहीं होंगे। बात उठ रही थी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ की गई ज़्यादतियों की, और इस मस्जिद से बित्ता भर दूरी पर बैठे मुल्क के हुक्मरानों की पेशानी पर बल पड़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या होगा अगर समय का पहिया 18 साल पीछे घूम जाए और फिर से लाल मस्जिद की प्राचीरों से गोलियां चलने लगें, देश में शरिया अदालतें खुलने लगें और अल कायदा जैसे संगठनों की चिट्ठी मौत का पैगाम लेकर के इस्लामाबाद पहुंच जाए। लेकिन पाकिस्तान को हुए तनाव का बस यही एक आधार नहीं था। अमेरिका में बंद कमरे में हो रही एक मीटिंग में भी पाकिस्तान को डांट पड़ रही थी। उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि जब तनाव था, जब मदद की गुहार लगा रहे थे, तो फिर मिसाइल टेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी। तो आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की कहानी क्या है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ही बगावत पर उतर आई है, वहाँ के इमाम और पूर्व आतंकी के बयान की चर्चा क्यों है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में क्या हुआ और पाकिस्तान को किस देश से युद्ध में मदद मिल रही है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब विवादों में रहने वाले मौलवी मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने वहां मौजूद श्रोताओं से पूछा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे। इस सवाल पर जो लोग वहाँ, जो ऑडियंस मौजूद थी, उसमें से किसी का भी हाथ नहीं उठा। जब किसी ने भी हाथ नहीं उठाया तो अजीज गाजी ने कहा कि इसका मतलब है कि काफ़ी समझ पैदा हो गई है, और फिर आगे उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में अविश्वास की स्थिति है, एक क्रूर बेकार व्यवस्था, ये भारत से भी बदतर है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। यहाँ की सरकार तानाशाह है। बलूचिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो किया गया, ये अत्याचार है। जब लोग तैयार थे तो राज्य ने अपने ही नागरिकों पर बमबारी कर दी। कहा जा रहा है कि ये बयान 2 मई का है। वो जुमे का दिन था और अमूमन इस दिन मस्जिदों में नमाज अता करने भारी संख्या में लोग आते हैं और नमाज के पहले इमाम लोगों से बात करते हैं। बातें कई बार सियासी भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं। लेकिन ये मौलाना गाजी का बयान सामने आते ही पाकिस्तान में सियासी भूचाल शुरू हो गया। बातचीत शुरू हो गई कि भारत के साथ जंग की संभावना के बीच क्या पाकिस्तान को एक गृहयुद्ध में तो नहीं उतरना पड़ेगा, और क्या ऐसा क्यों इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 1965 में जब लाल मस्जिद बनकर के तैयार हुई थी तब किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक यहाँ हर जुमे नमाज अता करने जाएंगे। ये भी नहीं पता था कि इस मस्जिद से जैश ए मोहम्मद का आतंकी मौलाना मसूद अजहर इसी मस्जिद से खड़ा होकर के तकरीरें देगा और ये मस्जिद जिहाद का एक केंद्र बनकर के उभरेगी। SLS और पैराबेन गॉन तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तो जब साल 1965 में ये मस्जिद बनकर के तैयार हुई तो इमाम की जिम्मेदारी आई बलूचिस्तान की मज़ारी ट्राइब से जुड़े मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी पर। मौलाना गाजी ने ही इस मस्जिद में 2 मदरसों की नींव रखी। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग मदरसे बनाए गए। अपनी स्थापना के साथ ही इस्लामाबाद की इस मस्जिद और मदरसे से इस्लामिक कट्टरपंथ और जिहाद यानी धर्म वास्ते युद्ध की पढ़ाई कराई जाती थी। ये शुरुआत में इतना विवादास्पद कदम नहीं था क्योंकि तब यहाँ की सल्तनत इस किस्म की तालीमों को नीतिगत आधार पर स्वीकार करती थी। कहा जाता था कि अब्दुल्ला गाजी तकरीरों की वजह से, भाषणों की वजह से पाकिस्तान के आला दर्जे के लोग इस मस्जिद की ओर खिंचे चले आए जो उनके भाषण होते थे। अरब देशों से पैसा भी आया। साल आया 1979। इस साल पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थे अफगान मुजाहिद और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की सेना। 10 साल तक चले युद्ध को इतिहास की किताबों में सोवियत अफगान वॉर कहा गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
युद्ध के दरमियान इस मस्जिद से मुजाहिद लड़ाकों की भर्ती हुई, ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का भी हाथ था, जिसने अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं को भगाने के लिए अकूत पैसा बहाया था। साल 1989 में जब अफगान वॉर खत्म हुई, तब भी लाल मस्जिद के झुकाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। कट्टरपंथ और जिहाद की पढ़ाई यहाँ होती रही, लेकिन साल 1998 आते आते बहुत कुछ बदल गया। इस साल मस्जिद के इमाम मौलाना गाजी की हत्या कर दी गई। वो अपने रोज़ाना के तय कार्यक्रम के तहत मस्जिद से निकल करके जामिया फरीदिया नाम के देवबंदी इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने के लिए गए। वापसी के वक्त एक अनजान शूटर ने उनकी छाती पर पिस्टल सटा करके पूरी मैगजीन खाली कर दी। मौलाना गाजी की मौके पर ही मौत हो गई। मौलाना गाजी की मौत के बाद मस्जिद की कमान उनके बेटों के हाथ में आई। बेटों के नाम अब्दुल अजीज गाजी और अब्दुल रशीद गाजी। दोनों बेटे अपने पिता से भी एक हाथ आगे थे। बाद के दिनों में पुलिस की पूछताछ और मीडिया इंटरव्यूज में दोनों भाइयों ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी दोस्ती ओसामा बिन लादेन समेत अलकायदा की टॉप लीडरशिप के साथ भी थी। मस्जिद और उससे जुड़े मदरसों से दी जा रही दीनी तालीम को विस्तार दिया गया। इसके बाद दोनों भाइयों के कार्यकाल में मदरसों में सिर्फ धार्मिक विषय के इम्तिहान शुरू किए गए। इसके बाद आई 11 सितंबर 2001 की तारीख। इस दिन अमेरिका पर अलकायदा ने आतंकी हमला किया। अमेरिकी यात्रियों से भरे एयरप्लेन्स को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया गया। सैकड़ों लोगों की, निर्दोष लोगों की जान इसमें चली गई। अमेरिका की तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार ने आतंकवाद से युद्ध की घोषणा की। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान में तब परवेज मुशर्रफ वजीर थे। उन्होंने अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया और इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का माहौल गरमा गया। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया कि अपनी स्थापना के समय से ही इस मस्जिद का झुकाव कट्टरपंथ की ओर था और मस्जिद चलाने वाले दोनों भाई अजीज और रशीद ने तालिबान और अलकायदा से करीबी बढ़ा ही रखी थी। लिहाजा उन्हें पाक सरकार का अमेरिका के प्रति झुकाव पसंद नहीं आया। लाल मस्जिद से होने वाली तकरीरों में तलखी इसके बाद बढ़ गई। पाकिस्तान के रेंजर्स, वहाँ की सेना, वहाँ की पुलिस के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए जाने लगे। BBC की एक खबर बताती है कि कुछ तकरीरों में तो जनरल परवेज मुशर्रफ के कत्ल का आह्वान भी किया गया। अब इस मस्जिद में जैश सरगना मसूद अजहर खुल करके यहाँ शामिल होने लगा और अपनी तकरीरें देने लगा। 7 जुलाई 2005 इस दिन लंदन में अलग अलग जगह पर बम धमाके हुए। इस्लामिक आतंकियों द्वारा किए गए इस आतंकी हमले में 52 लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दबाव में पाकिस्तान ने जांच शुरू की। जांच का एक सिरा इस मस्जिद तक जाता था। जैसे ही अधिकारियों ने इस मस्जिद में घुसने की कोशिश की, वहां पहले से मौजूद मदरसे में पढ़ने वाली छात्राएं लाठी डंडे लेकर के गेट के बाहर खड़ी हो गईं। पुलिस अंदर नहीं घुस पाई, अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ी। समय के साथ ये मस्जिद एक अलग किस्म की राजनीति का केंद्र बन गई। मस्जिद से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के युवा भारी संख्या में जुड़ने लगे। धीरे धीरे इस मस्जिद और मदरसे से जुड़े लोग पाकिस्तान की सरकार की खुली आलोचना पर उतर आए। मांग उठाने लगे कि पाकिस्तान देश में शरिया कानून स्थापित हो। आंदोलन इसके बाद शुरू हुए। इस्लामाबाद में घूम घूम कर उन चीज़ों के खिलाफ खुला विरोध जताया गया जो मस्जिद के हिसाब से एंटी इस्लामिक थी। जैसे कि मस्जिद के लोग इस्लामाबाद में फिल्म के पोस्टर्स में आग लगाने लगे, DVDs की दुकानों को बंद कराने लगे, हजाम की दुकानों में तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने एक चाइनीज़ मसाज पार्लर को वेश्यालय करार दिया और वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया। कुल मिलाकर एक समानांतर सत्ता आकार लेने लगी थी। खबरें बताती हैं कि 2006 के वक्फे में ये लाल मस्जिद ने इस्लामाबाद की राजनीति और आबो हवा में बहुत बड़ी हलचल पैदा की। इसी साल इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़िले की अवैध मस्जिदों को हटाना शुरू किया। मस्जिद से जुड़े युवा सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले बुर्का ओढ़े छात्राओं ने तमाम मस्जिदों के चारों ओर घेरेबंदी की और उनके पीछे लड़कों ने मोर्चा संभाला। ऐसा इसलिए ताकि अगर प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करे तो सबसे पहले सामने महिलाएं पड़ें और कार्रवाई कमजोर पड़ जाए। ये तकनीक काम भी कर गई। कई जगह इस्लामाबाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। फिर आया साल 2007। इस साल अजीज और रशीद के कहने पर लाल मस्जिद से जुड़े लोगों का उत्पात और बढ़ गया। वो लोगों को बंधक बनाने लगे और बड़े नेताओं के कहने पर ही उनको छोड़ते थे। अजीज ने तो एक शरिया अदालत की ही शुरुआत कर दी जो इस्लामी कानूनों के तहत सुनवाई करती और सज़ा देती। वो पाकिस्तान के सिस्टम जैसा भी था उसको वो नकार चुके थे। अजीज ने कहना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की तो पूरे मुल्क में हज़ारों की संख्या में आत्मघाती हमले शुरू हो जाएंगे। वो कभी चीनी नागरिकों को किडनैप करते, कभी पाकिस्तानी अधिकारियों को, महिलाओं और बच्चों को भी वो नहीं बख्शते।
1.5 साल तक खुला उत्पात उन्होंने किया। दोनों भाइयों के पास पैसे थे और हथियार भी, लिहाजा उनके पास अपनी एक आर्मी खड़ी हो गई थी। सब कुछ करने की आड़ यही लड़ाके बनाते थे। और इधर परवेज मुशर्रफ पर आरोप लग रहे थे कि वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं है, उनके बारे में थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी नरम राय रखते हैं। फिर 3 जुलाई 2007 का दिन आया। इस दिन पाकिस्तानी रेंजर्स की योजना तैयार थी। जैसे ही इन्होंने लाल मस्जिद के चारों ओर कटीले तार बिछाने शुरू किए, मस्जिद के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। रेंजर्स ने आंसू गैस के गोले दागे, गोली चलाई, गुबार थमा तो 9 लाशें दिखाई दी। इसमें मस्जिद से जुड़े लोग थे तो स्थानीय आम जनता भी शामिल थी। पूरे आब पारा में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना की तैनाती हुई। आदेश दिए गए कि मस्जिद से कोई भी हथियारबंद शख्स बाहर आए तो उसे गोली मार दो। लोग हथियारों के साथ बाहर ना आए, इसके लिए प्रशासन ने एक और ऐलान किया। कहा कि अगर आप हथियार छोड़ करके मस्जिद से बाहर आते हैं तो आपको सरकार 5,000 रुपये मुफ्त की शिक्षा देगी। कुछ ही छात्र बिना हथियारों के बाहर आए, अधिकांश अंदर ही रहे। डराने के लिए बम बंदूक भी चलाए गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। दिन ब दिन बीतते रहे। 6 जुलाई के दिन सुरक्षा एजेंसियों को सफलता हाथ लगी। उन्होंने मस्जिद चलाने वाले 2 भाइयों में से एक अब्दुल अजीज गाजी को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक अजीज जब बुर्का पहनकर के मस्जिद से भागने की कोशिश कर रहा था, उस समय उसे पकड़ लिया गया। फौज ने कुछ और हमले करके महिलाओं और बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया था। लेकिन मस्जिद के अंदर रशीद अपने 300 से ज़्यादा हथियारबंद समर्थकों के साथ मौजूद रहा। वो सरकार से बातचीत के प्रयास में था। 10 जुलाई को सारे प्रयास बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को आदेश दिया गया कि मस्जिद पर हमला करे और इसे मुक्त कराए। जैसे ही एसएसजी कमांडो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, उन पर हमले शुरू हो गए। कभी मस्जिद की खिड़की से गोलियां चलाई जाती, कभी मीनारों से। अंदर मौजूद चरमपंथी समूहों ने बालू की बोरियों से युद्ध बंकर बनाए हुए थे। उन्होंने जगह जगह बूबी ट्रैप लगाए हुए थे, जिससे कोई भी फौजी यदि किसी तार से फंसता तो धमाके से उसके परखच्चे उड़ जाते। जगह जगह माइंस बिछी हुई थी। ये सब पाकिस्तानी सरकार की नाक के नीचे हुआ था। फौज ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। एक के बाद एक दूसरा कंपाउंड, फायरिंग पर फायरिंग, धमाके दर धमाके। 11 जुलाई को पाकिस्तान की सरकार ने घोषणा की मस्जिद को मुक्त करा लिया गया है और क्रॉस फायरिंग में रशीद गाजी मारा गया है। ऑपरेशन के बाद बरामद हथियारों की जो तस्वीर सामने आई, उसे देख करके लोगों की आंखें फटी रह गईं। ऐसी आधुनिक हथियार की खेप बरामद हुई जो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यूनिट के पास ही हो सकते थे। बाकायदा रेंज और ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे जिसमें मदरसों के छात्रों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। खबरें आई कि इस मस्जिद से ओसामा बिन लादेन के जूनियर अयमान अल जवाहिरी की एक चिट्ठी भी बरामद हुई थी। ये चिट्ठी अजीज और रशीद को प्रेषित थी। इसमें लिखा गया था कि लाल मस्जिद से पाकिस्तान का अगला सशस्त्र आंदोलन शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान की फौज के साथ हुई लड़ाई में अलकायदा के कुछ आतंकियों ने हिस्सा लिया था, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। 15 दिनों बाद इस मस्जिद को फिर से जनता के लिए खोल दिया गया। 1 साल बाद यानी 6 जुलाई 2008 को इस मस्जिद के बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को बम से उड़ा लिया। 18 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इसमें पाकिस्तान ने कहा कि यह बरसी पर अलकायदा का एक और हमला था। साल 2009 में अब्दुल अजीज गाजी को जमानत मिल गई। वो जेल से सीधे लाल मस्जिद आया और फिर से अपनी तकरीर दी। और साल 2013 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया। ये वही अब्दुल अजीज गाजी है जिसने 5 मई को जब तकरीर के समय जनता से पूछा कि जंग में पाकिस्तान का साथ कौन देगा, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। और यही है वो कारण जिस वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान थोड़ी टेंशन में हैं। लेकिन टेंशन की एक और वजह है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की मीटिंग 5 मई की दोपहर पाकिस्तान के अनुरोध पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की बैठक बुलाई गई। बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद यूएन ऑफिस में हुई। क्या बातें हुई उसके पहले ब्रीफ में जानिए कि यूएनएससी क्या है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और विश्व के कुल 15 देश इसके सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। फिलहाल पाकिस्तान इसका अस्थायी सदस्य है जबकि भारत नहीं है। यूएनएससी का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इस काम के लिए यूएन तमाम खतरों का आकलन करता है और उन खतरों से निपटने के लिए कदम उठाता है। अगर शांति स्थापना के लिए यूएनएससी कोई आदेश देता है तो तमाम देश उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। यूएनएससी आपने जान लिया। अब मीटिंग में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। पहली बात, इस मीटिंग के बाद ना तो कोई आधिकारिक बयान सामने आया, ना कोई रेजोल्यूशन, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस दौरान पाकिस्तान ने लगातार भारत पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। कश्मीर का मुद्दा भी उसने उठाया। सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड करने के कदम को उसने गैर कानूनी बोला।
आतंकवाद के खिलाफ भारत की संभावित आक्रामक कार्रवाई पर भी पाकिस्तान ने चिंता जताई, जिस वजह से भारत पाकिस्तान को निशाना बना सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही ये कहा कि भारत के इस कदम से इलाके की, क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के आरोप थे तो यूएनएससी की ओर से सवाल भी आने थे। न्यूज एजेंसी एएनआई, उसके सूत्रों ने ये खबर दी है कि इन आरोपों पर यूएनएससी के अन्य मेंबर कंट्रीज ने पाकिस्तान से ही सवाल पूछ डाले। सबसे पहले मीटिंग में यूएनएससी मेंबर कंट्रीज ने पहलगाम हमले की निंदा की और जवाबदेही तय करने की बात कही। वहीं कुछ मेंबर्स ने धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया। यूएनएससी मेंबर्स ने पाकिस्तान की उस कहानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें वो कह रहा था कि भारत पाकिस्तान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वहीं कई देशों ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा की संलिप्तता पर भी सवाल पूछा। कई मेंबर्स ने पाकिस्तान के मिसाइल टेस्टिंग को तनाव बढ़ाने वाला बताया। वहीं पाकिस्तानी नेताओं की न्यूक्लियर बम वाली बयानबाजी पर भी चिंता जाहिर की। लेकिन इतनी फजीहत होने के बाद पाकिस्तान के सुरों में बदलाव नहीं हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद पाकिस्तानी दूत असीम इफ्तिखार मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि यूएनएससी मीटिंग से जो हासिल करने का मकसद था उनका, वो पूरा हुआ है। ये बैठक उस समय बुलाई गई है जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर आपसी तनाव खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। दरअसल 4 मई को यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति हाल के साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही पहलगाम हमले की भी उन्होंने निंदा की थी। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. यूएनएससी की मीटिंग के ब्यौरे जब सामने आए तो हमने जानकारों से बात की। हमने पूछा कि क्या इस बैठक से और यूनाइटेड नेशंस के महासचिव की समझाइश से स्थितियों में क्या कोई बदलाव आ सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की ये फॉर्मल पोजीशन है जो वो लेते रहे हैं कई साल से, और इस मसले का सेंट्रल इशू ये भी था कि इसको इंटरनेशनलाइज ना किया जाए। ये बायलैटरल डिस्प्यूट है। आप देखेंगे कि अमेरिका भी इसको बायलैटरलाइज ही रखना, बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व करना चाहता है, और वो एक मीडिएटिंग रोल जो है वो नहीं चाहता है। संयुक्त राष्ट्र की एक अपनी मीटिंग, कोई भी पार्टनर, अभी पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। 15 जो ग्रुप होते हैं उसमें एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उस हैसियत से उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बुलाई। उससे निकला कुछ नहीं, उससे बस बातें हुई, और इनफैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए पाकिस्तान को, काउंटर क्वेश्चंस पूछे गए कि आप टेररिज्म के जो आपने दुकान खोल रखा है इसको समेटिए। प्राइवेट में हिंटिंग भी की गई, क्वेश्चंस भी की गई। वो चाह रहे थे, पाकिस्तान ऑब्वियसली चाह रहा था कि एक स्टेटमेंट निकले, या कुछ ऐसा कोई निकला नहीं। एंटोनियो गुटेरेस की जो स्टेटमेंट है वो इट शुड, मतलब उसको पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म उसमें मिसिंग है, और भारत से आप संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं तो एक बिना पक्ष लिए आपको एक ऐसी कड़ी निंदा करनी थी स्टेटमेंट की। जो पहलगाम में अटैक हुआ, क्लियर एविडेंस है, पास्ट हिस्ट्री देखेंगे आप अगर निकालेंगे, इतने डॉसियर्स गए हैं संयुक्त राष्ट्र में जो सब एंटोनियो गुटेरेस के पास होगा और एक्सेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का रोल विदाउट एविडेंस है, एविडेंस काफी दिया गया है यूनाइटेड नेशंस को। तो अब अगर आप इस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात करेंगे, इसमें भी क्लियर लिंक है। लेकिन एक जो एक्सपेक्टेशन थी भारत की कि एज अ सेक्रेटरी जनरल आपको कड़ी निंदा करनी थी एनी स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वो नहीं हुआ, और वो मिसिंग था।
अब ये जान लीजिए कि वो कौन सा देश है जो पाकिस्तान के पक्ष में खुल करके आता हुआ दिख रहा है। इस मुल्क का नाम है तुर्की। 4 मई 2025 को तुर्की, या जिसको तुर्की कहते हैं अब, नौसेना का युद्धपोत TCG बुयुकोटा पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंचा। पाकिस्तानी नौसेना ने कहा कि इस पोर्ट टूर का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। तुर्की ने भी इसे तालमेल बढ़ाने वाला कदम बताया, लेकिन घटनाक्रम कुछ और इशारा कर रहे थे। TCG बुयुकड़ा उस बैठक के बाद कराची पहुंचा जिसमें तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नेजीरोगलू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एकजुटता का वादा किया था। वहीं इसके पहले 27 अप्रैल को तुर्की के 7 यानी 7 C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में लैंड हुए थे। 6 इस्लामाबाद और 1 कराची के एयरफोर्स बेस पर उतरा था। खबरें चली कि इन जहाज़ों में ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम थे जिन्हें पाकिस्तान को डिलीवर किया जाना था। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो दोनों ही देशों ने किसी भी किस्म की सैन्य हेल्प से इनकार कर दिया। लेकिन इतिहास से असल कहानी खुलती है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच डिफेंस साझेदारी की कहानी 1971 से ही शुरू होती है। इस साल हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तुर्की ही वो देश था जिसने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचाई थी। फिर 1980 में दोनों देशों के बीच एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ था। इसमें तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं साथ में सैन्य अभ्यास करेंगी, हथियारों का सौदा करेंगी और आपस में तकनीक शेयर करेंगी। धीरे धीरे तुर्की पाकिस्तान के लिए हथियारों का एक बड़ा मार्केट बन करके उभरा। साल 2020 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। उस समय FATF के 39 सदस्य देशों में से सिर्फ तुर्की ही था जिसने इस फैसले का स्वागत किया था। साल 2021 में दोनों देशों ने साथ में हथियारों के निर्माण करने के समझौते पर साइन किए। इसके बाद चीन के बाद तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बना। साल 2022 में इस्तांबुल में बने 2 जहाज PNS बाबर और PNS खैबर डिलीवर भी किए गए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 से साल 2024 के बीच तुर्की ने दुनिया भर में जितने भी हथियार भेजे थे उसका 10% हिस्सा अकेले पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया गया था। दोनों देशों की दोस्ती का आउटलुक एक्सपर्ट्स भी देते हैं। दिल्ली के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में सीनियर फेलो मेजर जनरल मनदीप सिंह रिटायर्ड ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि 2024 में तुर्की से प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया। मकसद तुर्की की गोक डोगन जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को दोनों देश मिलकर के बनाए। तुर्की पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। 2019 और 2020 में यूनाइटेड नेशंस यानी UN की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया था। इसके अलावा 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के भारत के फैसले का विरोध किया था। तुर्की UN या OIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाकर या कश्मीर मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक तुर्की अपने आप को इस्लामिक देशों के लीडर के रूप में देखना चाहता है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, इसलिए तुर्की पाकिस्तान का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। इससे तुर्की की ओर से वेस्ट एशिया में संदेश जाएगा कि वो वहां भी इस्लामिक देशों को लीड करने की ताकत रखता है। यानी ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती चल रही है और हथियार आ भी रहे हैं। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प हैं, क्या रास्ते हैं, जानकारों से समझते हैं। देखिए, टर्की जो है वो एक मिडिल पावर के हैसियत से अपने जो यूरेशियन रीजन है उसमें थोड़ा उसमें काफ़ी जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है ऑटोमन एम्पायर की और एर्दोगान के अंदर वो उनको रिवाइव करना चाहते हैं, एक इस्लामिक एक्सिस तैयार करना चाहते हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे तो टर्की के स्टेट से ऐसा कुछ सिग्नल नहीं किया गया है कि पाकिस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो टाइम उन्होंने चुना है डॉकिंग अ शिप एट पाकिस्तान डॉकयार्ड, ये टाइमिंग गलत है। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक रूटीन है, लेकिन ये सिग्नल जो भारत की तरफ भेजता है वो अच्छा सिग्नल नहीं है। और ये मिडिल पावर जो टर्की एक इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है उससे काफी नुकसान होगा भारत और हो सकता है भारत और टर्की के रिलेशनशिप में। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे जो संयम भारत ने दिखाया, जो टॉलरेंस दिखाया है ऐसे भी के बाद टर्की के प्रेजवर्दी है, क्योंकि भारत ने कभी ऐसा सिग्नल दिया नहीं है टर्की को कि वो एक कंट्री है जो काउंटर पर्पसेस पे काम कर रहा है।
तो मेरे ख्याल में टर्की को एक मैच्योर पॉलिसी दिखानी चाहिए, और खासकर ऐसे वक्त में जब टेंशन्स हाई हैं, एक क्लियर एविडेंस है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है, उस समय आप ये विजिट कैंसिल कर सकते थे। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो रिलेशनशिप को डीरेल ना करे। बाकी ओवरऑल आई थिंक टर्की और भारत में ऐसी कोई रिलेशनशिप में दरार नहीं है। इस खबर के तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क से आई है, जहां दुनिया का सबसे पॉपुलर फैशन इवेंट आयोजित किया जा रहा है। उसका नाम है मेट गाला, जिसमें दुनिया भर के नामचीन फैशन सेंसेशन और सितारे भाग लेते हैं। इस इवेंट से जुड़े फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भारत से भी कई सितारे इसमें भाग लेने गए हैं, जिसमें शाहरुख खान से लेकर के कियारा एडवाणी तक, दिलजीत दोसांझ से लेकर के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी तक हैं। सबके फोटो सामने आ रहे हैं। वहां वे बेहतरीन आउटफिट में नजर आ रहे हैं। इस बार का मेट गाला भारतीय सितारों के लिए भी खास है, क्योंकि इस साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने रेड कारपेट पर डेब्यू किया है। इस डेब्यू से शाहरुख खान ने इतिहास रचा है। वो मेट गाला में पहुंचने वाले पहले इंडियन मेल एक्टर हैं। इस इवेंट से मशहूर हॉलीवुड सिंगर रिहाना और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के फोटो भी सामने आए हैं, जहां वे एक से बढ़कर एक आउटफिट पहने दिख रहे हैं। मेट गाला के बारे में आपको बता दें, इस साल की थीम थी सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल। इस साल जो आयोजन हुआ वो न्यूयॉर्क में हर बार होता है, न्यूयॉर्क में ही मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में। वो भी मई के महीने में सोमवार को ही होता है। ये एक चैरिटी इवेंट होता है जहां कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। मेट गाला का आयोजन 1995 से वोग मैगजीन की एडिटर इन चीफ एना विंटोर करती आ रही हैं। इस इवेंट को कई नाम से जाना जाता है, जैसे मेट बॉल, पार्टी ऑफ द ईयर, द ऑस्कर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट, एटीएम ऑफ द मेट आदि आदि। दिन की बाकी खबरों के लिए न्यूज रूम चलते हैं। सूचना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो 3 साल से बातचीत चल रही थी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को, उसको आज अंतिम रूप दे दिया गया है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन और दोनों कन्वेंशन और जो अग्रीमेंट था वो फाइनलाइज हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इसकी जानकारी भी दी और कहा कि मुझे अपने मित्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से बात करके खुशी हुई। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत भारत और ब्रिटेन ने एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस डील के बाद जो है 99% जो भारतीय निर्यात है उसको ज़ीरो टैरिफ का लाभ मिलेगा। यानी भारत से जो सामान, मान लीजिए 100 सामान जाते हैं ब्रिटेन, तो उसमें से 99 सामानों पर ज़ीरो टैरिफ लगेगा। अब आपको बता दें कि ये होती क्या चीज़ें हैं। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, ऐसा समझौता जो दो देशों के बीच सामान और सेवाओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर किया जाता है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन ये होता है कि इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच यानी दो देशों के बीच काम करने वाले पेशेवर कर्मचारियों और कंपनियों पर सामाजिक सुरक्षा की देनदारी को नियत करता है। तो ये अपडेट अभी आया है भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।